नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। उत्तराखंड राज्य में नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी जल प्रदूषण नियंत्रण और गंगा तटों पर जन सुविधा विकसित किए जाने के लिए लगभग 25 करोड़ की लागत की 3 परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की 43वीं कार्यकारी समिति की बैठक में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त किया। बता दें कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाएं उत्तराखंड में मां गंगा और इसके सहायक नदियों की स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। बैठक में जनपद रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के आरंभ स्थल गौरीकुंड और तिलवाड़ा सीवरेज परियोजना के लिए 23.37 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। इस योजना से नदियों में प्रदूषित जल प्रवाह को रोकने में यह परियोजना कारगर साबित होगी। परियोजना के पूर्ण होने पर चारधाम यात्रा को अत्यधिक लाभ मिलेगा और नदियों की स्वच्छता और निर्मलता के दृष्टिगत भी यह परियोजना महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यूपीएससी पहुंचे, जहां उन्होंने यूपीएस विश्वविद्यालय की नीतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यूपीएस लगातार युवाओं के नए आयाम देती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपीएस लगातार प्रदेश के कई शहरों में युवाओं के विकास के रास्ते खोल रही है। मैं बहुत बधाई देता हूं यूपीएस की पूरी टीम को, कुलपति जी को, कि यहाँ पर पहले ही बहुत सारे क्षेत्रों में छात्रों के विकास के लिए, संवर्धन के लिए प्रदेश के अनेक सामाजिक गतिविधियों में स्कॉलरशिप के माध्यम से अपना योगदान देने वाली संस्था ने आज विजय और ज्योति, जहाँ एक खिलाड़ियों के क्षेत्र में और वहीं जो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा सबल नहीं हैं, उन सब बच्चों को आगे लाने के लिए, खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए 2 योजनाएँ प्रारंभ करी हैं। निश्चित रूप से इन योजनाओं के लागू होने से बहुत सारे बच्चों का प्रोत्साहन होगा, बहुत सारे खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिलेगा। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं। सीमांत के क्षेत्र हैं, हमारे पर्वतीय जनपदों के अनेकों क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में गोद लेकर या अन्य सेवा के माध्यम से अनेकों कामों को और भी आगे बढ़ाने का काम उनके माध्यम से होगा। देखिए, हमारी सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया है और हम प्रतिबद्ध हैं कि गैरसैंण का जो आधारभूत जो संरचना है उसके विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकास को बढ़ाने के लिए इस बार के भी बजट में हमने 22 करोड़ रुपए की धनराशि का सीधे प्रावधान किया है विभागों के अतिरिक्त, जो कि गैरसैंण के विकास के लिए खर्च होगा। और जहाँ तक राजधानी का प्रश्न है, ये चूँकि अभी हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी वहाँ पर है, उसको ही हम लोग आगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतपेटियां यात्रियों के रूप में उड़ान भर रही हैं और इनमें से प्रत्येक को विमान में 1 सीट आवंटित की गई है। वे ज्यादातर राज्यों की राजधानियों को जा रही हैं, जहां उनका इस्तेमाल 18 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए किया जाएगा। मतपेटियों के लिए मिस्टर बैलेट बॉक्स के नाम से अलग से टिकट बुक की जाती है और वह मतपत्र और मतों को चिह्नित करने के लिए विशेष पेन जैसी चुनाव सामग्री ले जाने वाले अधिकारी की सीट के बगल में विमान की अगली पंक्ति में रखी जाती है। इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य के लिए सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने यह निर्वाचन सामग्री प्राप्त की। सीलबंद निर्वाचन सामग्री अधिकारियों की देखरेख में हवाई मार्ग से देहरादून पहुंची। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बैलेट बॉक्स की सुरक्षा के लिए विशेष एयर टिकट की व्यवस्था करते हुए निर्वाचन अधिकारी के बगल की सीट आरक्षित की गई है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से यह सामग्री निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा सचिवालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जमा की गई। उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेताओं के एक गुट ने 2 दिनों से हलचल मचाई है। पहले हरक सिंह रावत की प्रीतम सिंह से मुलाकात और हरक सिंह रावत की महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह और भुवन कापड़ी समेत आधा दर्जन कांग्रेस नेताओं का दल हरिद्वार के जयराम आश्रम पहुंचा।
वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि हरक सिंह रावत से मुलाकात के पीछे कोई राजनीति नहीं है, वो घर की दहलीज लांघकर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वो हरक सिंह रावत ने भी पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात पर बोलते हुए कहा कि कोश्यारी जी से उनके पुराने व्यक्तिगत संबंध है। कल उनकी कोश्यारी जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई थी। देखिए, कोश्यारी से मेरे बहुत ही व्यक्तिगत संबंध हैं और आज के नहीं है। मैं जब विद्यार्थी छात्र राजनीति कर रहा था तब से माने कोश्यारी जी और मेरे संबंध थे और मैं सामान्य रूप से उनसे हमेशा मिलता रहता। जब मैं तिवारी जी की सरकार में मंत्री था तब भी वो विपक्ष के नेता थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भी मेरे संबंध इसी तरह उनसे थे और वो आज भी हैं। अभी मैंने उनके जन्मदिन पर उनको बधाई दी थी तो उन्होंने कहा कि मैं जब देहरादून आऊँगा तो बैठेंगे, मुलाकात करेंगे। बहुत दिनों से और फालतू में जो है लोग चर्चा करेंगे, तो मैं सुबह गया था लेकिन वो फिर भी जो है जब मैं निकला तो कुछ लोगों ने देख लिया तो उसकी भी चर्चा हो गई कि मैं सुबह सुबह पहुंच गया उनके घर पर तो उनका घर और मेरे घर बिल्कुल आसपास है। अब कांग्रेस ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग अपने घर में बैठे रहेंगे। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमको घर की दहलीज से बाहर कदम रखने हैं और इसी कड़ी में कल मैं हरक सिंह जी से उनके आवास पर मिलने गया था, उनसे बात हुई। आज हम हरिद्वार आए हैं और निकट भविष्य में आप देखेंगे कि हम सब लोग मिलकर के पूरे प्रदेश के अंदर जो है आम जन के बीच में जाने का काम करेंगे और सरकार जो जन विरोधी निर्णय ले रही है उससे आम जन को अवगत कराने का काम करेंगे। ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है और हर राजनीतिक दल जो है इस दिशा में काम करता है। अब आज मैं और हरक सिंह जी यहाँ आ गए तो आपको इसमें भी जो है लग रहा है कि शायद कोई ना कोई राजनीति है, कोई राजनीति है। कांग्रेस ही को उत्तराखंड में 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इस बार कांवड़ यात्रा कई मायने में खास रहने वाली है, खासकर हरिद्वार के व्यापारियों और स्थानीय लोगों के लिए। ये कांवड़ यात्रा संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन इस बार करोड़ों की संख्या में शिव भक्त गंगा का जल लेने पहुंचने वाले हैं। वहीं प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि इस बार 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। सभी जिलों के साथ समन्वय बनाया गया है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए 300 सीसीटीवी हरिद्वार बॉर्डर से कुंभ क्षेत्र तक लगाए गए हैं। इसके साथ ही एटीएस और बॉम्ब स्क्वाड की अतिरिक्त टीमें भी अलग अलग जगह लगाई गई है। कांवड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर डीजीपी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराकर अगर आते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। देखिए, कांवड़ यात्रा कल से ही शुरू मान रहे हैं हम, क्योंकि कल पूर्णिमा है और कल ही हरिद्वार में भीड़ आना शुरू हो जाएगी। और हमारी फोर्स, अगर हम हरिद्वार ऋषिकेश दोनों क्षेत्र को मिलाकर देखें, नीलकंठ, तो लगभग 10,000 की फोर्स लगी है। हमारी तैयारी पूरी है और जैसा कि हमने इंटरस्टेट मीटिंग जो है मुख्यालय लेवल पे की, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग जो है सभी जिलों ने अपने अपने बॉर्डर के जिलों से कर ली है और सारा हमारा आपसी समन्वय हो चुका है। और जो प्रशासन की व्यवस्था है उनसे भी लगातार उनके साथ मिल करके भी इनकी बैठकें चल रही हैं, जिससे कि जो बाकी व्यवस्थाएं होते हैं, बिजली, पानी, सड़क, टॉयलेट, सफाई आदि, उसका भी ख्याल रखा गया है। और मेरे विचार से ये मिला और बहुत बेटर होगा और सुव्यवस्थित होगा। सर, इस तरीके से इनपुट भी है और ये भी कहा जा रहा है कि पिछले बहुत ज़्यादा होगी, 2 साल बाद यात्रा होगी है, सुरक्षा भी एक मेजरमेंट होगा और दूसरा अराजक तत्व को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसको लेकर क्या कुछ होगा सर? ड्रोन से निगरानी, क्या हेलीकॉप्टर से निगरानी? देखिए, हमारी अपनी ओर से बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था है। हमारे 300 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे हरिद्वार क्षेत्र में लगे हैं और 100 से ज़्यादा ऋषिकेश और नीलकंठ क्षेत्र में लगे। 400 प्लस सीसीटीवी कैमराज हैं। उसके ऊपर से ड्रोन कैमराज का भी हम यूज करेंगे। और हमारी, आपने देखा होगा, एटीएस बम डिस्पोजल स्क्वाड। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और विधायक सौरभ बहुगुणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सफाई, बिजली, पानी को लेकर अस्पताल स्टाफ से काफी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने
सभी डॉक्टरों के ओपीडी रजिस्टर चेक किए, तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश आर्य अपने ओपीडी रजिस्टर दिखाने में नाकामयाब रहे। कैबिनेट मंत्री ने ओपीडी रजिस्टर न दिखाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर चिकित्सा अधीक्षक को अटैच करने का तत्काल आदेश दिया। दो समस्याएं थी। एक तो बिजली कटौती की समस्या कार्य में बहुत ज़्यादा आ रही थी। उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात डाली और धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 12.5 kV का ट्रांसफर जो है वो फौरन विस्तार को उपलब्ध करवाया। उसके कनेक्शन ऑलरेडी चल रहे हैं और उसके लगने से और उसके ऑपरेशन से देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने भले ही स्मार्ट सिटी के सीईओ का पद छोड़ दिया है, लेकिन इसके बावजूद अवैध अतिक्रमण, शराब की ओवर रेटिंग, अवैध खनन और अवैध भंडारण के खिलाफ उनका अभियान जारी है। जिलाधिकारी अब लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। देहरादून के जिला अधिकारी ने सभी उप जिला अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में अब जिले के सभी एसडीएम ने अपने क्षेत्रों में इस व्यापक अभियान को शुरू किया है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अवैध अतिक्रमण पर नियंत्रण करने की बात कही है। देहरादून के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार के मुताबिक इसी के चलते मसूरी में भी तत्काल प्रभाव से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए गए। फ्राइडे और सैटरडे हमने लगातार 2 दिन लगातार अभियान किया था मसूरी में और लगभग 126 स्ट्रक्चर्स जो थे मसूरी में अवैध स्ट्रक्चर्स उनको हमने ध्वस्त किया था और तदुपरांत फिर सैटरडे भी हमने कार्रवाई की थी। और आज जो दूसरे स्ट्रक्चर्स छूट गए हैं जैसे हवा घर है, टॉयलेट्स इत्यादि जो अतिक्रमण के तौर पे उभर के आए हैं, तो उनको भी हमने आज उनको भी ध्वस्त किया है और इनका हमने इनिशियली चिन्हीकरण कर दिया था और हमने अनुरोध भी किया था जिन्होंने ये स्ट्रक्चर्स खड़े किए थे, हमने इनसे अनुरोध भी किया था कि आप स्वतः ही ये स्ट्रक्चर्स हटा दीजिए। और इसके बाद भी जब अनुपालन नहीं हुआ उनके स्तर पे तो फिर हम लोगों ने ये कार्रवाई जेसीबी के माध्यम से जितने भी स्ट्रक्चर हैं अवैध स्ट्रक्चर्स हमने हटाए। अभी तो फ़िलहाल हमने यहाँ पे मसूरी में कार्रवाई शुरू की है, बाकी अभी सदर, ऋषिकेश, डोईवाला, बाकी जगहों पे भी। तो वहीं अल्मोड़ा जिला पर्यटन विकास समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने बैठक में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने सिमतोला इको पार्क का विकास और सौंदर्यीकरण और कटारमल सूर्य मंदिर और 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत अन्य चयनित स्थलों के विकास हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पर्यटन विभाग को निर्देश दिए कि वीरचंद्र की गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और होम स्टे योजना में लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जाए और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तेजी से प्रयास किया जाए। जनपद में जिला पर्यटन विकास समिति का गठन शासन के निर्देशों के अनुसार किया गया है। आज इस समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जो 13 जिले 13 डेस्टिनेशन योजना है शासन की, उसके अंतर्गत कटारमल क्षेत्र को चयनित किया गया है। उसके डेवलपमेंट के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाए जाने पर चर्चा हुई है। सिमतोला में जो इको पार्क है उसके डेवलपमेंट की डीपीआर को लेकर चर्चा हुई है। साथ में जो पर्यटन विभाग की विभिन्न योजनाएं जनपद के अंतर्गत चल रही हैं, जिसमें वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना है, होम स्टे पर्यटन स्वरोजगार योजना है, इनके जो जनपद को लक्ष्य मिले हैं उनके विषय में भी सभी सदस्यों के साथ चर्चा करके महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। पौड़ी के पुलिस कप्तान यशवंत सिंह चौहान स्वर्गाश्रम क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने कावड़ ड्यूटी पर पहुंचे सैकड़ों पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया। नीलकंठ में लगने वाले कावड़ मेले की जानकारी देते हुए मेले के दौरान होने वाली अव्यवस्थाओं से रूबरू भी कराया।
कहा कि कांवड़ मेला एक आस्था का सैलाब है। यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों कांवड़िए भगवान नीलकंठ का जलाभिषेक करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में पहुंचते हैं। अलग अलग भाषाओं की वजह से कई बार बोलचाल में परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात का समय है, गर्मी भी बहुत है, कई बार ड्यूटी के दौरान परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, इसलिए कांवड़ियों को संयमित तरीके से मंदिर तक भेजना और दर्शन कराकर गंतव्य की ओर रवाना करना पुलिस कर्मियों का अपना पहला फर्ज समझना होगा। इस दौरान हल्के से चूक पूरे पुलिस विभाग के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। देखिए, आज हमने यहाँ पर आगामी जो कावड़ हमारा यात्रा शुरू हो रही है कल से, उसके लिए हमने ब्रीफिंग करी है फोर्स की। और इसमें हमको जनपद टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून यहाँ से फोर्स मिला है। इसके अलावा पीएसी मिली है और काफ़ी सारा फोर्स यहाँ पर आज मौजूद था और कई अन्य जनपदों से भी हमको फोर्स मिला है। तो उनको कावड़ का मेले का नेचर क्या है और कावड़ में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या समस्याएं आ सकती हैं, किस तरीके से ट्रैफिक में हमारे दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से संकरी रोडें हैं, उसमें हमें बाइकर्स को भी मैनेज करना है, 4 व्हीलर्स को भी मैनेज करना है। और मंदिर में भी, चूँकि आप जानते हैं बहुत सीमित स्थान है, बहुत छोटा सा गर्भगृह है हमारा, तो वहाँ पर कैसे जल्दी से जल्दी दर्शन करा के बाहर निकालना है। इसके अलावा नीलकंठ की एक जो विशेषता भी है कि पैदल मार्ग से भी यात्रा होती है, तो पैदल मार्ग से भी वहाँ पे जो यात्री पहुँचता है और सड़कों से भी जो पहुँच रहा है उसको कैसे मैनेज करना है, इस बारे में हमने बताया और इनको ये ब्रीफ किया है कि अपना व्यवहार संयमित रखें। और चूँकि मौसम भी बहुत इस समय अनुकूल नहीं है तो इसको भी ध्यान में रखें, अपने साथ सारी जो भी एसेसरीज हैं वो साथ में रखें। उत्तराखंड के काशीनगर में रेलवे विभाग ने स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत अब स्थानीय लोग रेलवे स्टेशनों पर भी अपने उत्पाद बेच सकेंगे। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की। इससे स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मिलने के साथ ही विभाग के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। पहले चरण में काशीपुर और रामनगर रेलवे स्टेशन पर प्रसिद्ध बाल मिठाई की विक्रय की गई है। इसके लिए रेलवे ने विक्रेता से 1000 रुपये मासिक शुल्क लिया है। इस योजना के तहत हर उत्पादक को 15 दिन के लिए ट्रायल तौर पर खोला गया है। सफलता मिलने पर विक्रेता से अनुबंध हो सकेगा। बेसिकली जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, आर्टिसंस हैं या फिर जो अपने उत्पाद खुद बनाते हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे की तरफ से एक योजना चलाई गई है। साथ ही साथ इससे रेल राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। ये एक स्पेल में दिया जा रहा है 15 दिन के लिए। उसके बाद अगर उसकी सेल अच्छी होती है, वो आगे उसे जारी रखना चाहे तो उसके लिए एक्सटेंशन दिया जा सकता है। और इसका लास्ट स्पेल जो है वो 15 दिन पहले स्टार्ट हुआ था। इसके पहले स्पेल में बाल मिठाई रामनगर और काशीपुर 2 स्टेशंस पे दी गई थी, तो सेल उतनी नहीं हो पाई जितनी वो उम्मीद कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आगे एक्सटेंड नहीं किया। अभी और लोगों को भी इससे ताकि फ़ायदा मिले या जिसकी अच्छी सेल हो, अभी यहाँ पे चाट छोले और ये दुकान जो हमें दी गई है रेलवे की तरफ से हमें फ्री मिली गई है। और हम रेलवे के और जिस तरीके से हमें सरकार की तरफ से ये दुकान दी गई है और काफ़ी हम इनके शुक्रगुजार हैं। यहाँ हमने दुकान लगाई, हमारी जो कला है बहुत ज़्यादा लोग इसे अच्छी लेके जा रहा है, अच्छी मतलब पसंद कर रहा है कि बहुत ज़बरदस्त आइटम यहाँ रेलवे में कहाँ से लग गए। मैंने कहा रेलवे वालों ने फ्री दुकान दी है तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, नहीं तो आपको देखने को भी नहीं मिल पाती ये चीज़ें, क्योंकि इसमें ये हम 100 रुपये से लेकर हमारी जो ये कीमत है 750 रुपये तक की कीमत है। और इसमें ओरिजिनल विरास है, ये पहनने के बाद कोई नुकसान नहीं देता, नकली सोना कलाया जाता है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के लिए अच्छा, हम इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं अधिकारी का, सेमाई साहब का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया दुकान पर ये इंस्ट्रूमेंट बेचने का। तो कौन सा स्टेशन और क्या? अमरोहा स्टेशन पर हमारी शॉप लग रही है और हमारे यहाँ बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, जैसे ढोलक हुआ, तबला हुआ, बेबी ढोलक हुई, डमरू हुआ, एक तारा हुआ, गिटार हुआ। और कुल मिलाकर माना जाए कि लकड़ी के जो यहाँ का लकड़ी के जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है।
प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने एक पहल शुरू की है ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। आपको बता दें कि अल्मोड़ा पहुंची शासन की 6 सदस्यीय कमेटी ने अल्मोड़ा के कई सरकारी अस्पतालों का मौका मुआयना किया। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चिकित्सकों के साथ चर्चा की और विभाग के अधिकारियों ने कमेटी समक्ष स्वास्थ्य विभाग समस्याओं को रखा। वहीं कमेटी समस्याओं के समाधान की रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखेगी ताकि चिकित्सा व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार किया जा सके। कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसका हम उच्चीकरण करें और साथ में इनको सशक्तिकरण करें। देखिए, हर सिस्टम में थोड़ा बहुत कमियां रहती हैं जिसके बहुत से कारण होते हैं। तो ये हमारी लोगों की जो 6 लोगों की टीम बनी है, अलग अलग ज़िलों में जा कर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम जाएंगे, महिला अस्पताल में हम जाएंगे, पीएससी लेवल पे हम जाएंगे, सीएससी लेवल पे जाएंगे। वेलनेस सेंटर गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो स्टार्ट कर रखे हैं, तो हमारे मानकों के अनुसार IPHS मानक हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड हमने डेवलप कर रखा है भारत सरकार ने, जो कि उत्तराखंड सरकार भी उसको फॉलो करती है। किन्हीं कारणों से अगर हमें गैप मिलता है, गैप मीन्स जो हमारे स्टैंडर्ड हैं और जो अवेलेबल हैं, ये दोनों के बीच में अगर कमी मिलती है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम सशक्तिकरण के माध्यम से वो गैप को हम पूरा करेंगे। गैप बने इसीलिए हैं कि हमारे एक मानक ये भी बने हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने सर्जन, कितने फिजिशियन, कितने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कितने गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये एक हम पहली बार जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा ये एक अभियान के रूप में हम देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय सौदा के नेतृत्व में नगर निगम परिसर में दर्जनों सफाई कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका आउटसोर्सिंग में कार्यरत कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा 500 रुपये प्रतिदिन से भुगतान नहीं किया जा रहा। इसके साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि स्वच्छता समिति में कार्यरत कर्मचारियों की तरह आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे और नगर में सफाई व्यवस्था को पूरे तरीके से ठप कर देंगे। ये जो हो रहा है, जो कर्मचारियों का जो शोषण चल रहा है, हमने आज से 4-5 महीने पहले एक हड़ताल करी थी, 9 दिन की हड़ताल हुई थी। जिस हड़ताल में माननीय मुख्यमंत्री ने 12/4/2022 को 500 रुपये घोषणा पत्र जो है जारी कर दिया था कि प्रति कर्मचारी को 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से आउटसोर्सिंग कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, मोहल्ला स्वच्छता समिति कर्मचारी और दैनिक वेतन कर्मचारी, इनको सबको पर डे के हिसाब से 500 रुपये दिया जाएगा। लेकिन काशीपुर नगर निगम में 4 माह हो गए शासनादेश आए हुए, अभी तक इन कर्मचारियों को 500 रुपये का वेतन नहीं दिया गया। हमारा कहना यह है कि 12/4/2022 से जो शासनादेश हुआ है, जब से लेके अब तक का इनको एरियल दिया जाए सारे कर्मचारियों को, और 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ठेकेदार द्वारा जो है इनको जो है पर महीने के हिसाब से 15,000 रुपये का इनको भुगतान प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, हमारी सैलरी को पर मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि 500 रुपये प्रति दिन मिलना, वो हमें नहीं मिल पा रहा है और अप्रैल से ये घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ शोषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोषण होता है। पिंचर भी हमें देखना पड़ता है, एक हूटर भी हमें सही करना होता है, वो एक ट्राली पे। हरिद्वार में कावड़ मेले के मद्देनजर वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व ने भी तैयारी की है। वन विभाग की ओर से जंगल के रास्तों से गुजरने वाले कावड़ मार्गों पर वन कर्मियों की तैनाती की गई। मानव और वन जीव संघर्ष की घटना न हो, इसके लिए भी कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं सांप और दूसरे वन्यजीवों के रिहायशी क्षेत्रों में पहुंचने पर रेस्क्यू करने वाली QRT टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि 14 जुलाई से हरिद्वार में कावड़ मेला शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए व्यापक तौर पर तैयारियां कर ली गई हैं। बिल्कुल 14 तारीख से कांवड़ यात्रा प्रस्तावित है हरिद्वार में, और इस बार हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे खूब बहुत सारे कांवड़िया आएंगे। और उसके लिए स्पेशली जो हमारे कांवड़ मार्ग हैं जो वन क्षेत्र से गुजरते हैं, चाहे वो हमारी नहर पटरी हो या देवपुरा सेक्टर हो, दक्षद्वीप हो या श्यामपुर साइड की जितने भी हमारी नहर पटरियाँ हैं,
तो वहाँ पे सुगम गमन हेतु जो भी हमारे वन मार्ग थे उनका सुदृढ़ीकरण कर दिया गया है। क्षेत्र में जितनी भी झाड़ी थी उनको कटा दिया गया है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे चैलेंज वो है मानव वन्यजीव संघर्ष। तो उसके लिए हम लोगों ने एक डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया और डिप्लॉयमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। समस्त क्षेत्रों में हमने टीमें बनाई हैं, कंट्रोल रूम को एक्टिव कर दिया गया है और 24 घंटे वहाँ पे हमारे कर्मी होंगे। इसके अतिरिक्त हमारी SRT एंड QRT, स्नेक दस्ते और जो हमारी रैपिड रिस्पांस टीम है, कहीं पे भी अगर इस तरह की घटना होती है तो तुरंत टीमों को मोबिलाइज कर दिया जाएगा। और हरिद्वार वन विभाग की तरफ फिलहाल के लिए अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।